ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે ભાજપ કાર્પેટ બોમ્બિંગ કરી અને તમામ નેતાઓને ચૂંટણીના મેદાને તો ઉતારી રહી છે અને તેની સાથે જ મેનિફેસ્ટો પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે તમામ મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે ભાજપના सीनियर नेता पूर्व मंत्री रविशंकर जी उपस्थित है। सर, सबसे पहली तो बात ही है कि ये जो कारपेट बॉम्बिंग इस बार भाजपा लाई है जो नाम के साथ, हालांकि बड़ा ही कॉमन है कि जब भी कहीं पे भी चुनाव होता है बीजेपी के हर नेता हर जगह पे जाते हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जो गुजरात में कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है उसके पीछे का क्या रीज़न है? हर चुनाव में हम लोग आते हैं। हाँ। मैं 17 में भी आया था। हाँ। यहीं पे बैठा हुआ था। हाँ। मेरी ड्यूटी लगाई गई है, रहो 1 हफ्ता 8 दिन हाँ। यहीं पर। हाँ। प्रधानमंत्री भी आते हैं। हाँ। होम मिनिस्टर भी आते बिल्कुल, मैं वही हैं। कर पार्टी के सकती हूँ। राष्ट्रीय इस बार अध्यक्ष ये हैं। नाम जो थोड़ा सा अलग दे दिया है कारपेट बॉम्बिंग, तो बॉम्बिंग ये आप लोग का दिया हुआ है। मीडिया का ये आप लोग मीडिया से नहीं उसमें से स्पेसिफिक नाम आता है कि बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग इतने लीडर हैं, तो ये कारपेट बॉम्बिंग प्रजा पे हो रही है, विपक्ष पे हो रही है, किस पे हो रही है? ये तो एक शब्द है। हमारे पास नेता काफी हैं। हाँ। हमारे पास मंत्री काफी हैं। हाँ। हमारी सरकारें कई जगह मुख्यमंत्री काफी हैं। हाँ। और गुजरात एक देश का प्रमुख राज्य है। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का प्रदेश है। इससे ज्यादा थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे कुछ भी 19-20 ना हो ना जाए। 19-20 नहीं, यहाँ तो जीत में आश्वस्त हैं। हाँ। लेकिन हम सबों की ड्यूटी लगाई जाती है, जाओ तो करते हैं। होम ग्राउंड पे कोई चूक ना रह जाए वो बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। देखिए, चूक का सवाल नहीं है। गुजरात के लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमसे मिलने के लिए देश के सब नेता विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं। हाँ। आज देखिए, मीडिया में काम करने के लिए कई जगह से लोग आए हुए हैं, तो आए हुए हैं। बिल्कुल सर, आज ना मैनिफेस्टो है वो भी डिक्लेयर हो गया है। अगर हम गुजरात सरकार और भाजपा की बात करें तो पिछले 2017 में जितने वादे किए गए थे, भाजपा का ये कहना है कि 70% वादे हमने पूरे किए हैं। आज जो बातें हुई हैं उसके अंदर उन्होंने हर सेक्टर की भाजपा ने कोशिश की है, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है वो है एंटी टेरर को लेके जो मैनिफेस्टो में आई है बातें, किस तरह से इस मैनिफेस्टो फेज़ 1 में या फेज़ 2 में अपना कमाल दिखाएगा या अपनी असर दिखा पाए। अब आपने पूछा कि ये क्या है एंटी टेरर। ये बहुत स्पष्ट है कि ये है कि टेररिस्ट के खिलाफ 2 कार्रवाई करने की बात की गई है। एक तो जो रेडिकलाइजेशन होता है ना, तो बच्चे कई बार निर्दोष फंस जाते हैं सोशल मीडिया के कारण, तो इस बार उनको डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करनी है। बच्चे समझते हैं कि मुझसे गलती हो गई, बेटा तुम्हारा रास्ता गलत है। इंटेंशन जिनका नहीं होते हैं, माँ बाप को बताना, उनको परिवार में इन्वॉल्व करना, एक बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे उनकी वसूली भी की जाएगी। ये जो पूरा PFI बैन हुआ है, तो PFI के बैन में क्या था आपने देखा ही होगा, देखा ना? हाँ, तो वो लोग पूरा रेडिकलाइज कर रहे थे। तो ये हमें समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए देश की सुरक्षा होगी तभी देश का विकास होगा। और गुजरात तो सीमावर्ती प्रदेश है ना, सामने पाकिस्तान है, उधर समुंदर है, तो इसलिए यहाँ सुरक्षा कड़ी होने, सुरक्षा के तौर पे भी कहीं ना कहीं रोल मॉडल एस्टैब्लिश करने की गुजरात कोशिश हो रही है। बिल्कुल। पहले कितने राइट होते थे मालूम है? जहाँ अहमदाबाद में आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 100 साल में लोगों ने बताया 150 राइट हुए थे कि नहीं हुए थे। अब बंद हो गए ना। और जो मुंबई से वसूली होती थी, याद है ना आपको, बड़ौदा, सूरत सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये होती है सुरक्षा। सर देखिए, 2002 से लेके जहाँ, या तो हम कह सकते हैं कि 1985 से गुजरात की अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार है, लेकिन ये चीज़ हमने काफ़ी देखी कि 2002 के बाद गुजरात में भाजपा जब भी वोट के लिए जाती हैं, आप विकास की राजनीति की बात करते हैं, सही बात है, विकास की राजनीति पे तो आप सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये डर भी दिखाया जाता है कि देखो हम नहीं होंगे तो दंगे फिर होंगे, हम नहीं होंगे तो सुरक्षा फिर नहीं आएगी। हर बार 2002 या 1985 याद क्यों करवाना पड़ता है? उसका जवाब बहुत स्पष्ट है। विपक्षी क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ का मुसलमान बहुत सुरक्षित है। मुझे मालूम है कि यहाँ का मुसलमान भी विकास की यात्रा में संतोष का अनुभव करता है। फिर जो कांग्रेस हो या बाकी आके क्या बोलते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, बिल्कुल, उसके सामने ये जो आपका कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड, उसको आप हर बार लेके जाएं? जी नहीं, हर बार का सवाल नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है। समझती हैं आप? तो क्या आतंकवादी सरहद के पार से खुराफात करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए। देखिए, या तो जिस दिन आप आश्वस्त कर दीजिए कि अब कुछ नहीं होने वाला, चीज़ ठीक होगी, लेकिन हमेशा राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की वो कविता याद करिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वो गरज सिर्फ भाजपा के पास है।
हम बिल्कुल छुपाते नहीं हैं। हाँ। करके दिखाया ना बालाकोट में, हाँ। घुस के मारा कि नहीं मारा, हाँ। उरी के बाद अंदर घुस के पीटा कि नहीं, पुलवामा के बालाकोट हुआ। और आज जो चाइना के साथ बॉर्डर पर पहले सड़कें नहीं बनती थी, आज सड़कें बनी कि नहीं बनी। आज भारत में AK-47 से लेकर के मिसाइल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो आप देख लीजिए। कि आपकी पार्टी अनुशासित है, संगठन में है, और काफ़ी तरह की देखा भी गया कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात भाजपा में कभी बगावत देखी नहीं गई। 2022 में ये देखा गया कि एक साथ 17 जितने लोग बीजेपी के जो बीजेपी के साथ ही जुड़े थे, टिकट कटने की वजह से इंडिविजुअल खड़े हो गए, बीजेपी के सामने खड़े हो गए, और उन्होंने अपना पर्चा भी वापस नहीं लिया, उनको सस्पेंड करना पड़ा। ये बगावत कहाँ से आई? देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी होती है, चुनाव में टिकट तो एक को मिलेगा, 10 कार्यकर्ता सक्षम है एक कंस्टिट्यूंसी से, तो काफी लोग समझ गए, जो नहीं समझे कार्रवाई हुई। पर सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अनुशासन की पार्टी है, अनुशासन में अगर पूरी सरकार बदल दी जाती है, कोई उफ तक नहीं करता है, और इसी अनुशासन के चलते अगर कुछ किन्हीं को टिकट नहीं मिलती है और वो लोग बगावत पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुशासन से नहीं, ये नहीं है। जो अनुशासन नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी अनुशासन का अंग है। तो बात समझिए, वरना देखिए राहुल गांधी का हाल, कि मुख्यमंत्री क्या क्या गाली पड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे यहाँ दूसरी बात है, संगठन की बात मानिए, आपका सम्मान होगा, आगे होगा, नहीं मानते हैं कार्रवाई होगी। सर, आपने राहुल गांधी की बात की, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पिछली बार तो कांग्रेस काफ़ी मजबूत विपक्ष के रोल में भी दिख रही थी, कहीं ना कहीं उनका दावा था सरकार बनाने का, इस बार भी वो दावा तो कर रहे हैं सरकार बनाने का, लेकिन जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, उनका जो कैंपेन है काम बोले से, मतलब काम बोल रहा है, हमारा काम बोल रहा है, क्या लग रहा है गुजरात की जनता? अच्छा, कांग्रेस का काम कहाँ बोल रहा है, हम भी समझना चाहेंगे। अच्छा क्या आपने सवाल पूछा। 27 साल से वो पावर के बाहर है, तो क्या बोल रहा है? मैं एक वकील भी हूं ना। पूरा नर्मदा बांध से जो आज गांव-गांव में रेगिस्तान में यहाँ पानी पहुंचा है, उसको रोकने का काम यूपीए सरकार ने किया कि नहीं किया? मेधा पाटकर के कंधे पर हाथ देना उनका निजी मामला है, लेकिन मेधा पाटकर गुजरात के विकास की बहुत बड़ी विरोधी थी, समझे आप? तो ये आपने देखा। तो मेरा खाली कहना क्या है कि कांग्रेस का क्या काम बोलता है, मुझे बताइए ना। ये तो कांग्रेस तो कह रही है ना कि जितनी पुरानी मिल थी, पुरानी सड़कें थी, पुरानी यूनिवर्सिटीज थी, वो सारी नींव है वो कांग्रेस ने रखी है, और उसके ऊपर सजावट का काम भाजपा ने बहुत किया सुंदर। कांग्रेस पार्टी ये भी बोलेगी 27 साल से पावर में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये भी बोलेगी 10 साल से पावर में नहीं है। तो फिर तो कहेंगे हमारे दादाजी ने 1955 में सोचा था इस बात को। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत ही लचर तर्क है। कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा बोलना यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो अभियान लेके निकले हुए हैं, गुजरात में इस भारत जोड़ो अभियान की कितनी असर आपको दिख रही है? भाई, भारत जोड़ो में उनके जाने का मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लेते। राजस्थान में जो गहलोत और सचिन पायलट, कोई गद्दार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उन्हीं को पहले जोड़ लेते हैं। और ये बताइए, सारे पुराने नेता भाग गए, उनको भी नहीं जोड़ पाए। तो राहुल गांधी, आप अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके तो अब देश को क्या जोड़िएगा, बहस का विषय है। लेकिन गुजरात से क्यों भाग गए आप? प्रचार करते, घूमते, मेहनत करते, नीचे उतरते, खाली एक दिन आपका चेहरा देखे और गायब हो गए, तो शायद आपको भी हार का डर है ना? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले से ही मान लिया है कि वो इस बार रेस में नहीं है? ये निष्कर्ष निकालना आपका काम है। मैंने कमेंट कर दिया कि गुजरात इतना इम्पोर्टेंट प्रदेश है, प्रधानमंत्री का प्रदेश है, तो राहुल बाबू कहाँ हैं? क्यों नहीं प्रचार में हैं? राहुल गांधी प्रचार में नहीं है, ये भाजपा के लिए दिक्कत वाली बात है कि सुकून वाली बात? जीना कुछ नहीं, हम वो आके 1 महीना करते तब भी हम जीतते और कस के जीतते, चिंता मत करिए आप। लेकिन गुजरात को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात को गंभीरता से ले रही? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हैं, भगवत मान हैं, काफी वक्त से यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं, असर दिख रही है जमीन पे? देखिए, श्रीमान अरविंद केजरीवाल को हम कहते हैं फ्रीलांस पॉलिटिकल लीडर। अच्छा। जहाँ चुनाव हुआ पहुँच गए, गोवा हुआ पहुँच गए, हार गए, उत्तराखंड हुआ पहुँच गए, हार गए, हिमाचल में गए हैं, हारेंगे, गुजरात में और कस के हारेंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी। वो जीत गए वो पंजाब में, तो वहाँ क्या स्थिति आप देख रही हैं, रोज अलगाववाद, आतंकवाद बढ़ रहा है।
जिसके भरोसे वो आए। अगर आपका ये भरोसा है कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन उनके जितने भी मुद्दे थे वो एजुकेशन को लेके रहा हो या हेल्थ को लेके रहा हो, आज के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हेल्थ को लेके काफ़ी सारी योजनाएं हैं वो की हुई हैं, एजुकेशन के लिए 20,000 स्कूल नई डेवलप करने की बात है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जो अच्छी बातें हैं वो चुपके से भाजपा ले रहा है। जी नहीं, कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक रूप से सोचेगी तो शिक्षा के लिए सोचेगी, हेल्थ के लिए सोचेगी। जो राजकोट में ला रहे हैं एम्स, तो क्या केजरीवाल से पूछ के ला रहे हैं? यहाँ जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी, देश के पूर्व आईटी मंत्री को मैं जानता हूँ कि आईटी का बड़ा हब बन रहा है, तो क्या केजरीवाल से पूछ के किए क्या? आज जो गिफ्ट सिटी बन रही है, दुनिया में एक से एक कंपनी आ रही है, तो केजरीवाल जी से पूछे क्या? तो ये कौन सी बात है आपकी? क्षमा करिए। तो हम जब भी काम करते हैं तो जनता के शिक्षा के लिए और फिर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। उसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो इस मुद्दों पे बहुत सारे मुद्दे चुनाव में रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि वो प्रवासी पॉलिटिक्स हैं, किसी को कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं जीत पाएंगे, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो भाजपा के इतने सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री के होम टाउन में प्रधानमंत्री जी को खुद 30-30, 32-32 सभाएं लेनी पड़ रही हैं, खुद अमित शाह जी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर है, या तो फिर इतने सालों से जो लगातार भाजपा की सरकार बन रही है उसमें कहीं पे कोई भी चोट ना पहुँचे, उसके लिए सारी स्ट्रेटजी है। ये प्रो इनकम्बेंसी है, पहली बात जान लीजिए, तभी जीतते हैं हम। चुनाव कहीं भी हो, मणिपुर में हो या नागालैंड में, आसाम में हो, प्रधानमंत्री ऐसे ही मेहनत करते हैं, अमित भाई करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम लोग सबकी ड्यूटी लगती है। और गुजरात तो हमारे प्रधानमंत्री का प्रदेश है, गृह मंत्री, और भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम गुजरात से प्यार करते हैं, गुजरात के लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ हमें निर्णायक विजय हो, चुनाव आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सर 2017 की हम बात करें तो काफ़ी सारे मुद्दे अलग थे, माहौल अलग था, आप काफ़ी वक्त यहाँ पे आए भी थे, पाटीदार आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें थी। 2022 में ऐसा सीधे तौर पे आपके सामने विपक्ष या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सेंट्रल लीडरशिप बिल्कुल ध्यान लगा के रखी हुई है? नहीं, सब पर प्रदेश के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं CR पाटिल, भूपेंद्र जी, तो मैंने बताया बहुत ही सरल सहज, और जो मैंने कल मालूम किया कि उनकी छवि है, जो उनके गुरु ने उनको निर्देश दिया, जो मिला वो भी ठीक है, जो न मिला वो भी ठीक है। पर भाजपा के लिए ऐसा नहीं है। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, उनका सम्मान करिए, वो अपनी विनम्रता को समझते हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है कि हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, और यही हमारा, और इसी कारण से हम जीतते हैं। बूथ की कमेटी कैसा काम कर रही है, उनके लेट नाइट तक मीडिया सेंटर में मीटिंग्स होती रहती, खुद अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल लेट नाइट तक इसी मीडिया सेंटर के अंदर मीटिंग्स करते रहते हैं। तो आपको परेशानी है क्या उससे? हम तो पूछ रहे हैं सर, हमको परेशानी कहाँ पे हो सकती है? मुझे जवाब दे दीजिए। हमें तो पूछ रहे हैं कि तो अगर कल रात पे हम लोग यहाँ 2 बजे तक बैठे हुए थे, तो हम लोग मेहनत करते हैं लास्ट मोमेंट तक। जानना तो चाहते हैं ना सर कि 2 बजे तक कौन सा ऑपरेशन था? तो इसलिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है, एक एक संगठन चुनाव की तैयारी की मॉनिटरिंग, अच्छा, बस। तो ये तो हमारा, हमको बहुत सुकून मिलता है। हम यहाँ कोई घूमने के लिए नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, हमें काम करे दीजिए, और हम मेहनत करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, इसलिए जीतते भी हैं। कितनी सीटें सर इस बार उम्मीद लगा के? देखिए, वो असेसमेंट आप लोग करिए। नहीं सर, मैं इसलिए आपको कह रही नहीं, हूँ कि पिछली बार सरकार बनी थी लेकिन 99 सीट पे बीजेपी का रथ अटका था, इस बार अप्रोक्सीमेट कहाँ तक आप? मैं फिर कहूँगा, ये आप जोड़िए, इस बार की विजय निर्णायक होगी, प्रामाणिक होगी और ऐतिहासिक होगी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। તો આ હતા ભાજપના સિનિયર નેતા રવિશંકરજી। સ્પષ્ટતાથી કહી રહ્યા છે કે જીત નિર્ણાયક હશે, ઐતિહાસિક હશે, અને ભાજપનું જે સંગઠન છે એ કાર્યકર્તાથી લઈ અને નેતા સુધી હંમેશા નાનામાં નાની વાતોને, નાનામાં નાના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખતું હોય છે। એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી નથી, પરંતુ પ્રો ઇન્કમ્બન્સી ચોક્કસ છે, ને વિપક્ષની અંદર આમ આદમી પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, જે પરફોર્મ કરી રહી છે એ પરફોર્મની સામે ભાજપના પરફોર્મન્સ પર ફરી એકવાર ગુજરાતની જનતા છે તે ભાજપને આશીર્વાદ આપશે। આખરે કેટલો આશીર્વાદ છે તે 8 ડિસેમ્બરે ખબર પડશે, પરંતુ હાલમાં તો વિશ્વાસ છે તે ખૂબ જ મજબૂત છે। આજ માટે આટલું, દેશ અને દુનિયાની ખબરો માટે જોડાયેલા રહો TV9 સાથે।